बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑफिस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। पिछले कुछ अरसों से एक खबर बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा गर्दिश करें कि यूएस की जो ट्रूप्स हैं कब विड्रॉल करेगी अफगानिस्तान से, वॉर ऑन टेरर का खात्मा कब होगा, तालिबान के साथ जो पीस प्रोसेस पे अमल जारी है वो कहां तक पहुंचा है। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त क्या किरदार बाकी रह गया है और साथ में रीजनल पावर जो है उनका किरदार भी बड़ा अहम है। इस सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत बैठे हैं, एहसन हमीद दुरानी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इमर्जिंग पॉलिसी इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ एक अच्छे पॉलिसी एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम उबैद, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसन साहब, सबसे पहले विड्रॉल पे बात करेंगे। सबसे पहले ये विड्रॉल का जो इस वक्त मामला चल रहा है, विड्रॉल कहाँ तक पहुंचा है, करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्योंकि तकरीबन 4-5 साल से यही बात हो रही है। तो सर इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। बड़ा ही अहम सवाल है उबैद आपका। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 20 साल से अमेरिका, जब से 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अपनी ट्रूप्स 37 ममालिक के ट्रूप्स के साथ, जिसे हम ISAF कहते हैं, और जिसमें नेटो भी जिसका हिस्सा था, वो ट्रूप्स आई और उन्होंने अफगानिस्तान में अपने डेरे जमा लिए। उसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने अपनी ट्रूप्स रिड्यूस की। अमेरिका ने भी अपनी ट्रूप्स रिड्यूस की। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हद तक ट्रूप में रिडक्शन आई। फिर ट्रंप आए तो ट्रंप ने थोड़े से ट्रूप बढ़ा दिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो ट्रूप्स वापस भी कर लिए थे। तो इस वक्त जो अमेरिका में जो ऑफिशियल जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें यह है कि 2500 ट्रूप्स हैं और कुछ 18,000 के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अमेरिकन। इसके अलावा 6,500 नेटो के ट्रूप्स इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो पिछले साल फरवरी 2020 में अमेरिका का अफगान तालिबान के साथ एक मुआहदा हुआ, जिसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान रिकन्सिलिएशन के लिए, वो गए दोहा में और उन्होंने मुल्ला ब्रदर, जो कि अफगान तालिबान के वो हैं पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं, उनसे मुआहदा किया। और उस मुआहदे में ये तय हुआ, क्योंकि उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर थी अमेरिका में, तो उस मुआहदे में ये तय हुआ कि अमेरिका 1 मई 2021 को मुकम्मल तौर पे विड्रॉ करेगा अफगानिस्तान से। ठीक। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई अमेरिका में, उन्होंने इक़्तिदार में आई, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि इट्स टू सून कि अगर हम 1 मई को विड्रॉ करें। उन्होंने थोड़ी सी अपनी असेसमेंट करनी थी, थोड़ी सी सूरत हाल को समझना थी। उन्होंने थोड़ा सा ये एक्सटेंशन विड्रॉल थोड़ा एक्सटेंड किया और वो उन्होंने 11 सितंबर, जो कि 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी थी, तो 20 साल पूरे होने थे 9/11 के वाक़े को, तो उन्होंने ये विड्रॉल की एक्सटेंशन कर ली। और ये जो विड्रॉल थी ये अनकंडीशनल थी। जो ट्रंप की विड्रॉल थी वो कंडीशनल थी कि तालिबान अलकायदा के साथ अपने रवाबित खत्म करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बाइडेन का विड्रॉल है ये अनकंडीशनल है। किसी किस्म की इसमें कंडीशन नहीं रखी गई तालिबान वो। अब हालांकि जुबानी तौर पे उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, लेकिन जो टर्म्स हैं इसकी, उसमें किसी किस्म की वो नहीं है, कंडीशंस। ये तो आपने उसकी हिस्ट्री बता दी और बड़े बेहतरीन अंदाज से। लेकिन इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली जो बात, एक क्वेश्चन आम आवाम के जहन में आता है, वो ये कि यूएस, और अगर आप इसको यूएन फोर्सेस का कहें, नेटो फोर्सेस का कहें, बैनुल-अक़वामी सतह पे वॉर ऑन टेरर में जितनी भी ममालिक ने हिस्सा लिया, क्या जो मकसद था तालिबानाइजेशन को ख़त्म करना वो पूरा हो गया, या यूएस की फेलियर है ट्रूप्स को वापस बुलाना? देखिए, जो अमेरिका का जो स्टांस है इस हवाले से, वो तो ये कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान में हमारा जो आना था वो अलकायदा के जो नेटवर्क था, जिसने अमेरिका की होमलैंड यानी जो ट्विन टावर्स थी उनको, वो उनके मुताबिक उसको मस्मार किया था और पेंटागन के ऊपर अटैक किया था उन्होंने, उनको डिसमेंटल करना था और वो नेटवर्क तोड़ना था। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो मकसद हमारा पूरा हो गया, हमने अलकायदा को ख़त्म कर लिया। लेकिन जो उसका जो मैस उसने पीछे क्रिएट किया अफगानिस्तान का, जो क्योंकि तालिबान का जब अमेरिका आया है तो अमेरिका का जो एनिमी था वो तो सिर्फ अलकायदा नहीं था, वो तो तालिबान भी थे, अफगान तालिबान। और क्योंकि अमेरिका ये कहता था कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को शेल्टर दिया है तालिबान ने, तो वो तालिबान तो आज अगर आप देखें, तालिबान जब अमेरिका आया था तो उससे ज्यादा ताकतवर है। यानी अमेरिकन या जो वेस्टर्न जो मीडिया है में जा रहे हैं, वेस्टर्न जो मीडिया है, उनके सर्वेज ये कहते हैं कि मोर देन 60% जो कंट्रोल है वो तालिबान के पास है, और बाकी जो 40% वो है उसमें भी बहुत सारी जगह है जो कंटेस्टेड है। और अगर आप करंटली देखें, जब विड्रॉल प्रोसेस अभी चल ही रहा है, यानी अभी अमेरिका निकला नहीं है पूरे तरीके से अमेरिका से। इस वक्त बगलान जो वो है डिस्ट्रिक्ट है, वो उन्होंने तालिबान ने कंट्रोल में ले लिए। दहला एक डैम है जो कि अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है, जिसने जो अमेरिका ने अपने पैसों से बनाया, उसका कंट्रोल तालिबान ने ले लिया है। हिलमंद में, कुंदूज में, इन प्रोविंसेस में इस वक्त एक्टिव
वॉर चल रही है तालिबान की और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस। कह सकते हैं कि आप आपके पास जो काबिल नो है और मज़ार शरीफ वो शायद अफगान गवर्नमेंट मेन सिटीज इस वक्त हैं, बिल्कुल हैं, तालिबान के पास हैं, सॉरी अफगान गवर्नमेंट के पास है, लेकिन तालिबान बड़ी तेजी से अपनी जो एडवांसेस हैं वो कर रहे हैं अफगान नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर। और कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका तो जो अपना नैरेटिव उनका है कि हमने तो अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया में और तारीख के औराक में अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। और ये अमेरिकी एनालिस्ट, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, अमेरिका का मीडिया और जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं और उनके थिंक टैंक्स हैं, वो सब इसका एतराफ़ करता है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है। अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है और इस बात की गवाही ना सिर्फ हमारे एनालिस्ट दे रहे हैं या पाकिस्तान में जो जितने भी थिंकर्स हैं, थिंक टैंक के लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया जो बाहर के वेस्ट के ममालिक के लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि यूएस अपने इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया है। अब बात करते हैं इस वक्त जो अफगानिस्तान में पीस की सिचुएशन है, जहाँ पे अमन की जब बात की जा रही है, वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में एहसन हमीद साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में उसका जो सिनेरियो था वो डिफाइन किया कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इलाकों में अफगान तालिबान की हुकूमत है और जहाँ पे अफगान गवर्नमेंट की हुकूमत जहाँ पे है वहाँ पे भी एक्टिव वॉर चल रही है। और इस बात पे वो लोग जोर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हमारे कंट्रोल में आ जाए। अब बात करते हैं कि ये तो अभी विड्रॉल नहीं हुआ, इस वक्त की सिचुएशन है, पोस्ट विड्रॉल उस पे क्या हो सकता है, क्या अपडेट्स आ सकती हैं, क्या मुतवक्के हैं सिचुएशन? पोस्ट विड्रॉल एक अमेरिकी यूएस कांग्रेस का एक अफगान स्टडी ग्रुप है जिसने एक रिपोर्ट दी थी इस साल के शुरू में। उसने यूएस कांग्रेस को रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान, अमेरिका के निकलने के बाद अफगानिस्तान में एक केओस और एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। अमेरिका खुद, अमेरिकी कांग्रेस की जो एक ये जो नेटवर्क उन्होंने बताया वो खुद कह रहा है। जितने भी अमेरिकन एनालिस्ट हैं, माइकल कुगलमैन जैसे लोग हैं, वो तमाम इस चीज़ के वो इस स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि हम खुदा न ख्वास्ता अफगानिस्तान इसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो एक डेडलॉक सी सिचुएशन है। अफगान गवर्नमेंट जो है, जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रही तालिबान को अकोमोडेट करने के लिए। इस जो एक प्रोविजनल जिसको सेटअप जिसको अमेरिका ने भी तजवीज़ की और जिसके लिए पाकिस्तान भी कोशा है कि एक मखलूत हुकूमत बने, वहाँ पे एक प्रोविजनल सेटअप बने, उसके बाद फिर एक जनरल इलेक्शन हो और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो नॉर्दर्न अलायंस के ग्रुप हैं, जनरल दोस्तम के ग्रुप हैं, जनरल अता के ग्रुप हैं, या वो फिर अफगान तालिबान हैं, या फिर वो अब्दुल्ला की पार्टी के लोग हैं, या अशरफ गनी के लोग हैं, ये तमाम आए, या गुलबदीन हिकमतयार है, जितने भी सारे ग्रुप्स हैं ये आए और ये फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन में वो करें। लेकिन शुरू में इसका जो हल तजवीज़ किया है, जो अमेरिका ने भी कहा है, जो तुर्की भी कह रहा है, जो पाकिस्तान भी कह रहा है, जो रूस और चीन भी कह रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बने ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल के तौर पर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। तो वो उसकी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। ना तालिबान इस वक्त मुज़ाकरात के टेबल पे आ रहे हैं। आपने देखा कि जब इस्तांबुल का जो ये प्रोसेस, इस्तांबुल पीस प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो उसमें भी तालिबान ने अपनी शराइत रख दी कि हम लोअर लेवल डेलीगेशन लेकर आएंगे उसमें। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसका एजेंडा बहुत लिमिटेड रखें। तीसरा, उन्होंने कहा कि इसमें जो कमिटमेंट्स होंगी उसके ऊपर हम वो बाइंडिंग नहीं होगी हमारे ऊपर। तो वो तो जो पूरा उसका जो स्पिरिट था डायलॉग का, वो सारा स्पिरिट ही खत्म हो गया। तो बेसिकली वो इस्तांबुल प्रोसेस भी डाइड डाउन। एहसन साहब, जिस सिचुएशन में अभी अफगान तालिबान है वो तो एक बड़े विक्टोरियस पोजीशन में आ गए हैं। वो अभी वो डिमांड वो रखेंगे। दिस इज माय पॉइंट कि वो उनके पास लेवरेज है। वो कहते हैं कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, वी आर इन अ विनिंग सिचुएशन। एग्जैक्टली। तो हमेशा टर्म्स वही डिक्टेट करता है जो कि पावरफुल सिचुएशन में हो या जो कि विक्टोरियस सिचुएशन में हो। तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। तालिबान इस वक्त अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, अपोजिंग पार्टी के किसी किस्म के मुतालबात मानने को तैयार नहीं। हालांकि पाकिस्तान बहुत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उनको किसी तरीके से डायलॉग के टेबल पे लेकर आए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का अपना भी इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में सिविल वॉर या केओस की सिचुएशन बनती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। वही होगा, रेफ्यूजीज आएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बोझ बनेगा। वहाँ पे जब अगर दहशतगर्दी पलती है, क्योंकि आपको पता है कि दाइश ने जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है जो अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत मजबूत हो रहा है, और जो काबुल अटैक्स हैं उसको भी ज़ल्मे खलीलजाद ने खुद कहा है यूएस कांग्रेस में कि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस ने किए, जो काबुल स्कूल अटैक हुआ था बच्चियों के स्कूल के ऊपर, जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चियां शहीद हुई थी। तो वो वहाँ पे वो एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो अपनी वो जड़ें फैला रहा है, तो उसका थ्रेट फिर पाकिस्तान को है। इसके अलावा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके जितने भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो तमाम अफगानिस्तान में इस वक्त वो पनागुज़ीर हैं।
तो अगर वहां पे इस तरह की सिक्योरिटी वैक्यूम बनती है तो उसका सारा नुकसान पाकिस्तान को, और हमारी जो ये ट्राइबल बेल्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा और जो हमारे मर्ज्ड एरियाज हैं, इन सब को उसका नुकसान। तो पाकिस्तान तो बहुत सीरियसली इस चीज़ को परसू कर रहा है कि वहाँ पे किसी किस्म की पीस निगोशिएशन हो, और पाकिस्तान की ये भरपूर कोशिश है कि अमेरिका के निकलने से पहले हो, क्योंकि अगर अमेरिका निकलता है वहाँ से, अपनी फोर्सेस विड्रॉ करता है, तो फिर ये सिचुएशन मजीद खराब होगी। बड़े बेहतरीन तरीके से एहसन हमीद साहब ने जिन नुक्तों की निशानदेही की, यकीनी बात है कि अगर अमेरिका यहाँ से निकलता है, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि 11 सितंबर तक या उसके इस साल में मुझे आसार नज़र नहीं आ रहा है कि अमेरिका शायद निकल जाए, लेकिन अगर निकल जाता उसके बाद वहाँ पे पीस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे उन्होंने निशानदेही की कि पहले यहाँ पे सिर्फ अलकायदा को ख़त्म करने की बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त बड़े बेहतरीन और ऑर्गेनाइज तरीके से डिफरेंट सेटअप्स हैं तालिबान के। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अफगानिस्तान में इस वक्त ये भी नहीं है कि एक तालिबान सेटअप किसी एक इलाके को कंट्रोल कर रहा है, डिफरेंट सेटअप डिफरेंट इलाकों में काबिज है। मैं अगर आपको थोड़ी सी इस पे आपकी वो करूं, रहनुमाई करूं, तो इसमें ये कि एक तो है अफगान तालिबान है जो कि जिसका 60% कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर है। फिर अफगान तालिबान में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। एक हकानी ग्रुप है जो कि बड़ा एक मिलिटेंट किस्म का ग्रुप है, जिसने अमेरिका के फोर्सेस के ऊपर और नेटो फोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा जो हमले किए और जिनकी जिम्मेदारी कबूल की, वो बेसिकली हकानी नेटवर्क। एक खुरासान आपके एक ग्रुप है? बिल्कुल है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। एक तो फिर मैंने आपसे दाइश का जिक्र किया जो कि बिल्कुल तालिबान से हट के हैं, और जो कि तालिबान और दाइश की आपस में भी काफी जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं जी। इसके अलावा अलकायदा की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान तो डिनाई करते हैं कि हमारे लिंक्स हैं, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि अफगान तालिबान और अलकायदा के अभी भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे और टैक्टिकल लेवल पे बहुत ज्यादा रवाबित हैं। ठीक, तो ये ग्रुप्स हैं। फिर जो हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो कि हमने जब हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, तो ये सारे यहाँ से भाग के बॉर्डर के उस तरफ चले गए और वहां पे उन्होंने डेरे जमा लिए। तो वो भी वहां पे है, और वो वहां पे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान में भी बलूच सरीना, क्वेटा सरीना के ऊपर अटैक्स हुए, जिसकी टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की। तो वो वहां से बैठ के पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो थ्रेट है दहशतगर्दी का, वो टीटीपी और दाइश का है। अफगान तालिबान के बारे में मैं आपको बताऊं कि अफगान तालिबान आर नो मोर अ टेररिस्ट ग्रुप। वो, और ये हम नहीं कह रहे, जब अमेरिका ने खुद उसे एक पॉलिटिकल ऑफिस दिया दोहा में और निगोसिएशन की, क्योंकि यूएस लॉज के मुताबिक टेररिस्ट के साथ डायलॉग नहीं हो सकता, निगोसिएशन नहीं हो सकती। तो यूएस जब खुद उनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पॉलिटिकल एंटिटी और पॉलिटिकल स्टेटस उन्हें दे दिया। ठीक, अच्छा, बात करेंगे इस वक्त रीजनल पावर की। जब यूएस और अफगान तालिबान के बीच में बात हो रही होती तो हम रीजनल पावर को ज़रूर डिस्कस करते हैं। इस वक्त रीजनल पावर में अगर मैं नाम लूँ तो चाइना और रशिया। इस वक्त रशिया का भी जो व्लादिमीर पुतिन है उसका विजिट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में, और साथ ही साथ चाइना भी इस पूरे मामले में बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। उनका क्या किरदार हो सकता है? पाकिस्तान के किरदार को तो आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से वो बयान किया। साथ ही साथ मैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा कम है हमारे पास, जो इस वक्त हवाई अड्डों की भी बात हो रही है, कम्युनिकेशन लेवल पे जो यूएस ने 2001 में एक इनफॉर्मल तरीके से जो एक मुआहदा किया था, उसका क्या स्टेटस है इस वक्त और आगे क्या होने वाला है, इस पे जरा रोशनी डालेगा। मैं पहले आपकी बेसिस की बात पे आता हूँ कि बेसिस के हवाले से तो अमेरिका का बेहद प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त। ये हमारे जितने भी पॉलिसी सर्कल्स हैं, डिसीजन मेकिंग कॉरिडोर्स हैं, उसमें उसकी जो प्रेशर है यूएस का वो महसूस होता है। ठीक, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी वो महसूस होता है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी दो टोक अंदाज में अमेरिका को ये कहा है कि हम मजीद आपकी जंगों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम किसी किस्म की हवाई अड्डे आपको नहीं देंगे। हाँ, जहां तक अमेरिका को एक एयर पैसेज या एयर कॉरिडोर की बात है, तो उसके ऊपर शायद किसी किस्म की अरेंजमेंट पहुंच सके कि हम अमेरिका को शायद अपना एयर कॉरिडोर, और वो जो 2001 में हमारा मुआहदा हुआ था, शायद उसी स्पिरिट के अंडर हम अमेरिका को एयर कॉरिडोर दे सके। एयर कॉरिडोर यू मीन यानी हमारी एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड्स के हवाले से पाकिस्तान का बड़ा दो टोक मौकफ है कि हमने किसी किस्म की एयर बेस आपको नहीं देनी। ठीक, जो पॉसिबिलिटी है, जो हमारी इतलात है, वो ये है कि अमेरिका शायद सेंट्रल एशिया में बेस सिक्योर कर ले, और शायद उन्होंने किए भी हैं। ये हमारी इतलात है कि वहां पे उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर लिया। दूसरा, ओमान के अंदर बेस अमेरिका को एक मिल रहा है, जो कि लॉजिस्टिक और ये जो सप्लाईज हैं, एम्यूनिशंस हैं, इनके लिए वो यूज करेगा।
तीसरा ये है कि जो अरेबियन सी के अंदर जो अमेरिका का जंगी बेड़ा है, जो थर्ड फ्लीट है, वो यूज करेगा अमेरिका, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे अप्रोच को ओवर द होराइजन अप्रोच कहा है कि हम ओवर द होराइजन जाके हम जो है ना तो जो टेररिस्ट थ्रेट है अफगानिस्तान के अंदर उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं आता हूं आपकी दूसरी बात, जो रीजनल पावर्स हैं, खास तौर पर चीन और रशिया। सबसे पहले अगर आप उनके रोल पे बात करें तो उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि उनके कंसर्न्स क्या है अफगानिस्तान। बिल्कुल। तो चीन का जो कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न है कि चाइना में जो चाइनीज स्टेट के मुताबिक जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ETIM, जिसे चाइना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझती है, जो कि चाइना का जो सिंचियांग सूबा है वहां पे जो एथनिक वीगर्स हैं वो एक मिलिटेंट ग्रुप बना हुआ है जिसकी प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। और चाइना के मुताबिक उसने अलकायदा से ट्रेनिंग ली है और वो वहां से बैठ के चाइना में सिंकियांग के अंदर इंडिपेंडेंस, चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पे आने मैं उस पे आता हूँ। तो चाइना के मुताबिक वो ग्रुप जो है ना तो वहां पे चाइना में सिंकियांग के अंदर वो दहशतगर्दी या इंडिपेंडेंस या सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला सकता है। ये चाइना के कंसर्न है। दूसरा चाइना का कंसर्न ये है कि चाइना ने माइंस एंड मिनरल्स के अंदर, कॉपर के अंदर खास तौर पे अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। चाइनीज कंपनी ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए हैं, बिड विन किए और काम भी शुरू हुआ है कहीं हद तक। तो चाइना को इकोनॉमिक, एक तो सिक्योरिटी पैराडाइम से मैंने आपको बात बताई, एक मैं इकोनॉमिक पैराडाइम से कि चाइना को इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दूसरा ये है कि तीसरी बात ये है कि चाइना एक रीजनल सुपर पावर है। चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि सेंट्रल एशिया से भी गुजर रहा है, जो कि पाकिस्तान से भी आ रहा है हमारे गवादर के थ्रू, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शक्ल में, तो एक मल्टी बिलियन डॉलर एक नेटवर्क वन बेल्ट वन रोड का स्टार्ट किया है और जिससे चाइना का ये विजन है कि मैं पूरे रीजन को इकोनॉमिकली उठाऊंगा और कनेक्ट करूंगा। तो अगर अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसे हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, जो कि कॉरिडोर है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने में, अगर वहां पे टर्बुलेंस होती है, वहां पे इंस्टेबिलिटी होती है, तो चाइना के जो पूरा एक मल्टी बिलियन डॉलर का जो स्कीम है ये डिरेल हो सकता है। तो अफगानिस्तान के अंदर अमन चाइना का इंटरेस्ट है। रशिया का जहां तक बात है तो जो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं इनको कहा जाता है द अंडरबेली ऑफ रशिया, और ये फॉर्मर सोवियत यूनियन स्टेट्स भी थी। रशिया के इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है। ये सारे मुसलमान ममालिक हैं, मुझे भी जाने का मौका मिला है उज़्बेकिस्तान और इन मुल्कों में। तो वहां पे रशिया का ये कंसर्न है कि अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है और वहां पे टेररिज्म आती है तो दाइश सर उठाएगा, और दाइश ने पहले भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपने नेटवर्क वो किया था। तो रशिया का जो अंडरबेली है इसके अंदर टर्बुलेंस होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तो ये रशिया के इंटरेस्ट को हार्म करेगी। दूसरा रशिया का ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था। इकोनॉमिक रशिया का ये है कि रशिया भी चाहता है कि वो साउथ एशिया में आए, वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रेड करें। इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान भी एक राइजिंग इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान और इंडिया। तो वो थ्रू सेंट्रल एशिया, फिर अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश जो कि एक राइजिंग इकोनॉमी है ग्लोबल साउथ में, इनके साथ वो ट्रेड करना चाहता है। तो अफगानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो वो नहीं पहुंच सकता। अफगानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो शायद ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि रीजनल पावर्स के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। जिस तरह दाइश की एग्जिस्टेंस का एहसन हमीद साहब ने जिक्र किया कि वो ना सिर्फ चाइना के लिए एक नुकसानदेह बात हो सकती है बल्कि खुद रशिया के लिए भी, क्योंकि अंडरबेली जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट कर सकती हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अफगान पीस प्रोसेस के बारे में आपकी क्या राय है? ये आपने हमें बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।